अब मैं वो काम करता हूं जिस काम के लिए मुझे यहाँ पर बुलाया गया है। तो 4 पंक्तियां मैं यहाँ से पढ़ता हूं। पहले 4 पंक्तियां जो है देश को समर्पित, उसके बाद आपने जो आदेश किया है आम्रपाली, उसके बाद जो है मैं अपने तेवर की पंक्तियां पढ़ूंगा। कि सनातन धर्म की जिसको सभी पहचान कहते हैं, सनातन धर्म की जिसको सभी पहचान कहते हैं, यहाँ जन्मे जन्म अगले यही अरमान कहते हैं, जिसे सोने की चिड़िया बोलते किस्से कथाओं में, उसी को गर्व से हम आज हिंदुस्तान कहते हैं, उसी को गर्व से हम आज हिंदुस्तान कहते हैं। और 4 पंक्तियां मैं पढ़ता हूं कि किसी ने दिल दिया अपना किसी ने आन दे दी है। कब भारत महान बना है हमारा? कि किसी ने दिल दिया अपना किसी ने आन दे दी है, तभी तो आज भारत को नई पहचान दे दी है। नहीं चरखे से आई है यहाँ स्वाधीनता, सुन लो। एक वाक्य यहाँ पर चलाया जाता है कि दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। तब उन लोगों को मैं जवाब देना चाहता हूं कि नहीं आई है, नहीं चरखे से आई है यहाँ स्वाधीनता, सुन लो। इसे पाने को वीरों ने करोड़ों जान दे दी है, इसे पाने को वीरों ने करोड़ों जान दे दी है। अब मैं वो कविता पढ़ देता हूं जिसके लिए मुझे विशेष कई दिनों से आग्रह किया जा रहा था। अमित भाई, संकल्प भाई, सबकी वो कविता प्रिय है। वो चरित्र ऐसा है कि शायद उसमें आपको संवेदनाएं भी हो, आपके मन में आक्रोश भी उत्पन्न हो उस कविता को सुनकर। एक नाम मैं लेना चाहता हूं, छोटी सी भूमिका ये कि आम्रपाली, आपने सबने नाम सुना होगा। आम्रपाली हाइट्स, वो नोएडा गाजियाबाद वाली नहीं, आम्रपाली एक चरित्र हुआ वैशाली नगर में। तो छोटी सी भूमिका ये कि उनका जीवन चरित्र इतना था कि अब तक भारतीय इतिहास की जो सबसे सुंदर महिला जिसे कहा जाता है वो आम्रपाली है। लेकिन अति जो होती है, अति होने के कारण क्या हो सकता है, वो आम्रपाली का जीवन चरित्र है। आम्रपाली को अति सुंदर होने के कारण वैशाली के सारे जितने और वैशाली के आसपास के जितने राजा, सैनिक, आम लोग, सब लोग उसके प्रेम में पागल। तो तब क्या होता है और एक लोकतंत्र उसका किस तरीके से न्याय करता है, बस इस भाव को आप लेकर के चलिएगा साथ में कविता के। वो भाव अपने मन में रखिए बस कि जब नारी को केवल भोग की वस्तु समझा जाता है, जब नारी को केवल भोग की वस्तु समझा जाता है, सुंदर काया देख पुरुष का संतुलन खो जाता है। कि जब नारी को केवल भोग की वस्तु समझा जाता है, सुंदर काया देख पुरुष का संतुलन खो जाता है, भूल के सारी सीमाएं जब नर कामुक हो जाता है, हर कोई उस कोमल तन को बस हथियाना चाहता है, सुंदरता पर मोहित होकर नगर झूमने लगता है, उसके पैरों की धूमिल हर पुरुष चूमने लगता है, कामुकतावश टकराने को रार नहीं ठन जाती है, शांति हेतु आम्रपाली तब नगर वधू बन जाती है। शांति हेतु आम्रपाली तब नगर वधू बन जाती है। और देखेगा, दृश्य देखेगा कि क्या होता है कि इच्छा भी न पूछे कोई क्या इच्छा थी नारी की, इच्छा भी ना पूछे कोई क्या इच्छा थी नारी की, मन की मन में दबी रह गई पीड़ा उस बेचारी की, बचपन के कोरे दर्पण में क्या क्या स्वप्न सजाती थी, दुल्हन की भांति सजकर वह शर्माती इटलाती थी, दुल्हन की भांति सजकर वह शर्माती इटलाती थी, लेकिन क्या मालूम था उसको यौवन ऐसे आएगा, गिद्ध की भांति हर कामुक नर उसे नोचना चाहेगा, मोल चुकाना पड़ जाएगा उसको पूरा जीवन ही, प्राण तो होंगे तन में किंतु मर जाए अंतर्मन ही, प्रेम पिपासु होकर भाई आपस में टकराए जब, नगर वैशाली क्षण भर में ही रणभूमि बन जाए जब, अनुज के हाथों अग्रज की तब गर्दन तक कट जाती है, शांति हेतु आम्रपाली तब नगर वधू बन जाती है। शांति हेतु आम्रपाली तब नगर वधू बन जाती है। और देखिएगा, मैंने सौंदर्य वर्णन उसका चरित्र आपके सामने रखने का प्रयास किया है कि कैसी थी आम्रपाली, कि माँ वीणा की कृपा उस पर शेष सी मीठी वाणी थी। आम्रपाली जो थी वो एक कवियत्री भी थी। आप गूगल वगैरह पे डालेंगे तो अनामिका के नाम से वो लिखती थी, उनकी कविताएं भी आपको मिल जाएंगी, कितनी मार्मिक कविताएं हैं। कि माँ वीणा की कृपा उस पर शहद सी मीठी वाणी थी, कविताओं का शौक बड़ा था, कलम भी जैसे पानी थी, लेकिन जो चाहा वो पाया, ऐसा भला हुआ है कब, नियति करवट लेती है जब व्यक्ति निखर रहा हो तब।
बहुत बहुत। लेकिन जो चाहा वो पाया, ऐसा भला हुआ है कब, नियति करवट लेती है जब व्यक्ति निखर रहा हो तब। अनामिका के साथ भी ऐसा कुछ तो घटित हुआ होगा। सत्ता के मद में पागल राजा ने उसे छुआ होगा। जब रक्षक ही बन बैठा भक्षक, नारी क्या कर सकती थी, ताल कूप या किसी नदी में डूब के जा मर सकती थी। बात पिता पर आन पड़ी तो चिंता उसको मार गई। पुरुष भेड़ियों के आगे वे अपना सब कुछ हार गई। और रौद्र रूप को धारण कर जब चंडी ना बन पाती है, शांति हेतु आम्रपाली तब नगर वधू बन, शांति हेतु आम्रपाली तब नगर वधू बन जाती है। और देखिएगा, मैंने लोकतंत्र का जिक्र किया शुरुआत में ही, तो तब देखिएगा लोकतंत्र किस प्रकार से न्याय करता है। उस परिस्थिति को आज के साथ जोड़ करके देखिएगा कि थे लिच्छवी आधुनिक था लोकतंत्र का चलन वहां। वैशाली नगर जो था वो भारत का पहला लोकतांत्रिक प्रदेश था, राज्य था, जहां पर सबसे पहले लोकतंत्र आया था। जिस समय पर राजा महाराजाओं का चलन था, उस समय पर वहां पर लोकतंत्र था। तो थे लिच्छवी आधुनिक था लोकतंत्र का चलन वहां। तभी सभा में हुआ नार के अधिकारों का दलन वहां। यूं तो उसको आजादी थी स्वयं पुरुष का वर्ण करे। अब वो चित्रण मैं आपको दिखा रहा हूं कि यूं तो उसको आजादी थी स्वयं पुरुष का वर्ण करे, लेकिन ये भी तो तय था हर कोई उसका हरण करे। लेकिन ये भी तो तय था हर कोई उसका हरण करे। सभी पुरुष थे प्रफुल्लित जिनका था उस पर नेह टिका। सभी पुरुष थे प्रफुल्लित जिनका था उस पर नेह टिका। फिर अनामिका की कला नहीं, वैशाल्य में देह बिका। फिर अनामिका की कला नहीं, वैशाल्य में देह बिका। और अगली दो पंक्तियों में अगर कविता हो गई हो तो आपका मैं समर्थन मांगता हूं कि फिर अनामिका की कला नहीं, वैशाल्य में देह बिका। और पुरुष कभी जो थरथर कांपा करते उसके शस्त्रों से, पुरुष कभी जो थरथर कांपा करते उसके शस्त्रों से, वे कायर भी खेल रहे थे आज उसी के अस्त्रों। वो कायर भी खेल रहे थे आज उसी के वस्त्रों से। प्रेम उसे भी था किंतु वो व्यक्त नहीं कर सकती थी। मन ही मन में मरती थी पर विवाह नहीं कर सकती थी। नगर के सारे युवकों को जब एक नार मन भाती है, शांति हेतु आम्रपाली तब नगर वधू बन, शांति हेतु आम्रपाली तक। और अब अंतिम बंद मैं इस कविता का पढ़ने जा रहा हूं, कविता का अंत मैं करने जा रहा हूं। ये बंद वो बंद है, इसे मैंने जब लिखा, जितनी बार भी मैंने पढ़ा या फिर जिनके भी समक्ष मैंने पढ़ा, उनका मन उन संवेदनाओं से भर गया। शायद मेरे हिसाब से तो इससे बड़ी पीड़ा कुछ नहीं हो सकती जो पीड़ा मैंने इस बंद में व्यक्त की है एक पुरुष के जीवन में। इससे बड़ी पीड़ा शायद कुछ नहीं हो सकती। वो बंद में रखता हूं कि नियति कितनी निष्ठुर है, ये कैसे खेल रचाती है। नियति कितनी निष्ठुर है, ये कैसे खेल रचाती है। हंसते खिलते मानव मन में ये त्राही त्राही मचाती है। राजधर्म में बंधा मनुज, राजधर्म में बंधा मनुज जब पिता नहीं रह जाता है, पाषाण हृदय पर रखकर वो पुत्री की चिता सजाता है। पाषाण हृदय पर रखकर वो पुत्री की चिता सजाता है। कैसे निर्णय लिया पिता ने, नोच पुत्री को खाओ तुम। कैसे निर्णय लिया पिता ने। आम्रपाली के जो पिता थे वो नगर के, वो उस समय जैसे आज के समय में हमारे प्रधानमंत्री होते हैं, उस समय वहां पे वो थे। तो कैसे निर्णय लिया पिता ने, नोच पुत्री को खाओ तुम। ये देखेगा कि विवश कितना होता है लोकतंत्र के सामने कोई भी नेता, जनता के सामने कितना विवश होता है एक नेता निर्णय लेने के लिए। कि कैसे निर्णय लिया पिता ने, नोच पुत्री को खाओ तुम। युद्ध अगर टल सकते हैं तो गणिका उसे बनाओ। युद्ध। और अंतिम वो पंक्तियां जो मेरे हृदय के बहुत करीब हैं, मेरी इस कविता की जिन पंक्तियों के लिए पूरी कविता लिखी गई, वो पंक्तियां मैं आपके चरणों में रखता हूं कि युद्ध अगर टल सकते हैं तो गणिका उसे बनाओ तुम। अब भाई की बारी थी, अब भाई की बारी थी, विष का प्याला पी जाना था। बात पिता की रखनी थी, विष का प्याला पी जाना था। अब भाई की बारी थी, सब बहना को थी। बात पिता की रखनी थी, विष का प्याला पी जाना था। अब भाई की बारी थी, सब बहना को बतलाना था। फटे कलेजा कहते भी ये दर्द पड़ा है सहना क्यों। फटे कलेजा
कहते भी ये दर्द पड़ा है सहना क्यों, हाय मरेगी निष्दिन ही अब नगर वधू है बहना। हाय मरेगी निष्दिन ही अब नगर वधू है बहना तू, लाखों शीश बचाने की जब युक्ति ना मिल पाती है। लाखों शीश बचाने की जब युक्ति ना बन पाती है, शांति हेतु आम्रपाली तब नगर वधू बहना।